अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की तारीख के बड़े इंतखाबात अभी रिसेंटली हुए, जिसकी बात कर रहा हूं आजाद कश्मीर की। आजाद कश्मीर में हमने देखा कि एक बड़े पैमाने पे इंतखाबी सरगर्मियां देखी गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मैदान मारा, उसके हवाले से काफी ज्यादा अभी बात हो रही है। वजीर आजम आजाद कश्मीर के हवाले से भी आज एक बड़ा फैसला हुआ, बड़ा इकदाम उठाया गया। और जो अब तक की इतलात हैं, जो कुछ अब तक की जो प्रोग्रेस हो चुकी है, उसके हिसाब से अब्दुल कय्यूम नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, वो वजीर आजम आजाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग खबर है कि अब्दुल कय्यूम नियाजी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा, कंटेस्ट किया, ये अब वजीर आजम आजाद कश्मीर के तौर पे जाने जाएंगे। और ये जो एक वोट्स का जो हवाले से अगर बात करें तो तकरीबन इनको 33 वोट्स मिले हैं असेंबली के अंदर, जिसके 22 वो बहुत ही आसानी के साथ वजीर आजम के मनसब पे अब आ जाएंगे। इनके मद्दे मुकाबिल जो साहब थे, यानी कि चौधरी लतीफ साहब, उनको इनके मुकाबले में महज 15 वोट्स मिले, यानी कि ओपोनेंट या अपोजिशन की जमातों के महज कुल 15 वोट्स ही इनको मिल सके। और एक बड़ी क्लियर अक्सरियत इनको हासिल रही, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि वजीर आजम आजाद कश्मीर का जो फैसला है बिल आखिर हो चुका है। जब आजाद कश्मीर की बात आती है, इलेक्शंस की बात आती है, या कश्मीर प्रीमियर लीग की बात आती है, तो अक्सर देखा जाता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो सूरत हाल डेवलप होती है वो कुछ अच्छी नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं मामलात बुरे लगते हैं, चुपते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये मामला यहां खत्म नहीं होता। पाकिस्तान की तारीख में जहां पे जमहूरियत की बात की जाती है, जहां पे पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस बात करती हैं कि जमहूरी निजाम को परवान चढ़ाना होगा, वहां पे जरूरी है कि पाकिस्तान में बल्दियाती निजाम को राइज किया जाए। और बल्दियाती निजाम राइज करने की तरफ एक पहला कदम कहा जाए कि वो अब उठाया गया है कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की सूरत में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब यह फैसला किया गया कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होंगे और तकरीबन ये जो उसकी जो स्पैन होगा 42 वोट्स के ऊपर कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात लड़े जाएंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर कराची की सूरत हाल की बात करें, दीगर कंटोनमेंट बोर्ड्स की बात करें, तो वहां पे एक बड़ी अक्सरियत है जो कि इस हिस्से से ताल्लुक रखती है, एक बड़ी अक्सरियत है जो कि इस सेक्टर से अपना हिस्सा जोड़ती है पाकिस्तान की। और बिलखुसूस शहरी आबादी के हवाले से बात करें तो उसमें एक बड़ा किरदार होता है। इस मौके के ऊपर जरूरी है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात ना सिर्फ साफ हों, शफाफ हों, और इसमें अवाम का एक भरपूर मैंडेट भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर गुज़श्ता साल की बात करें तो जो कुछ पाकिस्तान के बेशतर कंटोनमेंट बोर्ड्स में हुआ, खासतौर पे कराची क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की बात करें, तो जो कुछ मनाजिर वहां देखने में आए, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, तो वो तमाम तर मनाजिर काफी ज्यादा तशवीशनाक हैं। क्योंकि ये वो इलाका कहलाता है जहां पे आबादी का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा चंक, और इलीट आबादी का एक बड़ा चंक जहां से ताल्लुक रखता है। और वहां पे जब मामला बिगड़ते हैं तो ये बात छुपाई नहीं छुप सकती। अगर हम कंटोनमेंट बोर्ड्स की बात करें, खासतौर पे क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की बात करें, तकरीबन ये 51,327 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, जिसमें तकरीबन जो 8 डीएचए के फेजेस हैं, जबकि 13 कच्ची आबादियां भी इस तमाम तर इलाके में शामिल हो जाती हैं। यानी कि एक इलीट और एक कच्ची आबादी का एक बड़ा जबरदस्त मिक्स एंड मैच सिचुएशन है। और देखना होगा कि ये इंतखाबात आम आवाम को क्या पहुंचाते हैं। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब आसिफ खान साहब, जिनका ताल्लुक पीएसपी से है। हमें अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन करना था अजीज सोहरवर्दी साहब ने, जो कि शायद किसी वजह से और ज्वाइन ना कर सके हमें आज के शो में, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी, जरा उसके ऊपर भी बात करनी थी, लेकिन वो किसी वजह से आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन नहीं कर सके। और हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज्वाइन करेंगी शगुफ्ता नसरीन साहिबा, जिनका गेंद ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा और काफी रिनाउंड और पोटेंशियल लगते हैं ये तमाम तर कैंडिडेट्स। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा आसिफ खान साहब से, जो इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, और इनसे जरा जानेंगे, क्योंकि ये यंग कैंडिडेट है पीएसपी के लिए, ये एक चैलेंज होगा, नया मार्का है, नया इलेक्शन है, पीएसपी इस पे किस तरीके से परफॉर्म करेगी। आसिफ साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आसिफ साहब, बीइंग अ यंग कैंडिडेट, पीएसपी को रिप्रेजेंट करना, और हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी कि पीएसपी की ग्रास रूट पे देखें तो इस तरह से कोई एक रिकॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि नई जमात इवॉल्व हो रही है, कितना मुश्किल होने जा रहा है ये इलेक्शन।
دیکھیے منیر صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا، اور یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ عزیز صاحب اس پروگرام میں شامل ہوتے. دیکھیے انفارچونیٹلی وہ شامل نہ ہو سکے. آپ کا اقدام اس لیے میں سراہتا ہوں کہ جو کینڈیڈیٹس جس وارڈ سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، جس ایریا سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، تو جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو پبلک کے سامنے آتا، ووٹرز کے سامنے آتا، اپنی بات کرتے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیے منیب صاحب، پی ایس پی جو ہے جس کی لیڈر مصطفیٰ کمال ہے، انہوں نے یہ پارٹی جب بنائی تو اس ملک کے، اس کراچی کے حالات کو دیکھ کے پارٹی بنائی گئی. اب جب ہم یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے، ہمارا ایک ویژن ہے کراچی کے لیے. جو لاسٹ ایئر ڈی ایچ اے میں جو ہوا ہے، جو لوگوں کو نقصان ہوا ہے، تو اس کا تو ازالہ ناقابل تلافی ہے. اب دیکھیے یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کراچی نے کیا فیصلہ کیا ہے. لاسٹ ایئر جو تباہی ہوئی ہے، جو کراچی کے اندر تباہی ہوئی، جو اسپیشلی ڈی ایچ اے کے اندر تباہی ہوئی ہے، یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کو چلانے والے جو حکمران ہیں ہمارے، وہ جب یہاں سے ووٹر سے ووٹ لے کے الیکٹڈ ہو کے ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں، یا جب وہ منسٹری لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں. جس حلقے سے میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، یہاں سے 2013 سے تحریک انصاف جو ہے پاور میں آئی. کراچی کی پہلی سیٹ یہیں سے ان کو دی گئی. اس کے بعد 2015 میں کینٹونمنٹ بورڈز کا الیکشن ہوا ہے، اور وائس پریزیڈنٹ بھی پی ٹی آئی کا ہوا. اس کے بعد سارے کونسلرز بھی ڈی ایچ اے سے پی ٹی آئی کے آئے. 2018 میں بھی یہاں کے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا. انہوں نے اس کے بدلے صلہ کیا دیا یہاں کے لوگوں کو؟ جو تباہی بربادی کی گئی، جس طرح لوگوں کو لاکھوں نقصان ہوا، لوگوں کا، ان کے مال کا، ان کی جتنے ان کے ایریا کے اندر جو ان کا جو نقصان ہوا ہے، اور جہاں جہاں ان کی جو لاپرواہی سامنے آئی، وہ اس طرح آئی ہے کہ جب یہ اپنے ایریوں میں الیکٹ ہونے کے بعد جب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے تو یہ ادھر کڑے نہیں ہوئے ان کے ساتھ. انہوں نے وہاں پر، ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس کا ایشو ہے تو پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں گے. ہم شگفتہ نسرین صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. شگفتہ جی سے ذرا جانیں گے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی تیاری کیسی ہے. شگفتہ جی آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی بالکل میں سن سکتی ہوں. الحمدللہ ہم اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، جتنا پاسبل ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور اللہ نے چاہا تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جب اس سے پہلے ہمارے اس کے الیکشن ہوئے تھے تو ہماری ساری جو ہمدردیاں تھیں وہ پہلے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ تھیں، اور وہ پی ٹی آئی سے ہی وہ منتخب ہوئے تھے. اس کے بعد سے پھر یہ دوبارہ، اب پہلا تو میں آپ کو تھوڑی سی اپنی انٹروڈکشن دے دوں. جی پلیز. مائی نیم از شگفتہ نسرین، اور میں پہلی دفعہ یہاں سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ایز اے کونسلر سلیکٹ ہوئی ہوں الحمدللہ. اور میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ آیا عورتیں کیوں نہیں ہوتی اس میں؟ عورتوں کا بھی کوئی رول ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو کونسلر کے جو مین مسئلے ہیں وہ اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں تو یہ سارے عورتوں کے ہی مسئلے ہیں. گٹر لائن سے لے کے، سیوریج سے لے کے، لائٹ سے لے کے، چولہا لے کے، جو بھی ہے یہ سارے عورتوں کے مسئلے ہیں. تو میں اس میں آئی ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 2008 سے لے کے اب تک ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب یہاں تھے اور انہیں کیا رول پلے کیا ہے. آیا یہ جو بارشوں کے بعد سے جو سی بی سی ہے اس میں کام ضروری ہو گیا کہ اس سے پہلے کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے تھے یا پہلے ہمارا کام نہیں ہوتا؟ تو آیا اب اتنی جلدی اس پہ 1.5 سال میں جو کام ہمیں تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے، مشینری اور ایکسٹرا جو بھی نظر آ رہا ہے، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ میری سمپل سی میری ایک بات ہے جس کا میں جواب چاہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ ہر فیلڈ میں آپ عورت کے کہیں نہ کہیں نمائندگی ہوتی ہے. تو سی بی سی میں بھی پہلی دفعہ جنرل سیٹ پہ میری نامینیشن ہوئی ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ جو چیزیں پہلے نہیں ہوئی اگر ہو گئی تو میں اس میں پورا انصاف کروں گی. شگفتہ جی، آپ نے یہ تو بات بالکل بجا فرمائی کہ عام طور پہ جو یہ معاملات ہوتے ہیں خواتین سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے یہاں جب کونسلرز کے الیکشنز ہوتے ہیں، لوکل باڈیز کے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ خواتین ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بہت حد تک کم نظر آتا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس بار آپ کی پریزنس اور جو دیگر خواتین کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پریزنس اس بار خواتین ووٹرز کا ایک بڑا ٹرن آؤٹ لینے میں کامیاب رہیں گی؟ انشاءاللہ ہوں گی، کیونکہ دیکھیں عورت اگر اپ فرنٹ پہ ہوتی ہیں تو لوگ اس پہ زیادہ خواتین کمفرٹیبل ہوتی ہیں، بجائے کہ کسی مرد کے ساتھ کام کرنے سے بہتر ہے جب میں ان کو جاتی ہوں تو وہ ان کو سب سے زیادہ تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ جنرل سیٹ پہ ایک عورت آئی ہیں، تو اس کا ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوگا. اچھا، یہ اثر تو ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر کہوں تو لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کو ایک سپورٹ حاصل تھی، پی ٹی آئی کامیاب ہوئی. اس بار پی ٹی آئی اپنی کامیابی کے لیے
کیا کچھ تیاریاں کریے, کیا کچھ انتظامات کریے, کیونکہ اگر پچھلے سال کی اگر مناظر کی بات کریں تو وہ کسی طور پہ اچھے نظر نہیں آتے کنٹونمنٹ بورڈ کے. جی پچھلے سال سے کیا کئی سالوں سے اچھے نہیں نظر آتے ہیں. میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس میں آپ کو نالج میں اضافہ کروں, کیونکہ میں تو 22 سال سے یہاں پہ ہوں نا, میں کوئی آج سے یہاں تو رہائشی نہیں ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ تھوڑا سا آپ ایک پوائنٹ کو میرے سمجھے کہ اگر یہ کام اتنا بہترین ہو رہا تھا 2008 سے لے کے اب تک, تو بھائی آخر پہلے 2008 سے لے کے اب تک لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے, آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے, کیا کرتے تھے, ہم نے تو ٹرسٹ کیا, ہم ویٹ کرتے رہے, آج صحیح ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. 6 دن ہمیں پچھلی بارشوں میں بجلی نہیں ملی ہے, گیس ہمارے یہاں بالکل ہم لوگوں کا حال ڈیفینس والوں کا یہی ہے کہ جیسے ہم یہ کچی بستی میں رہنے والے بھی انسان ہوتے ہیں اور میں ان کی بھی اتنی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن ہمارا حال اتنا خرچہ دے گے, اتنے ٹیکسز دے کے اب بھی ہمارا حال ان سے بھی بدتر ہوا ہوا ہے. ان کے ہاں تو پھر میری میڈ کہتی ہے کہ میرے یہاں گیس آتی ہے, میرے یہاں نہیں آتی. اب سوچیے اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جب ہم کونسلر کے لیے الیکشن لڑتے ہیں یا کونسلر کے لیے کوشش کرتے ہیں, یہ تو ہماری بیسک چیزیں ہیں. اگر بیسک چیزیں ہی آپ کسی کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے تو آپ نے اتنے سال کیا کیا بھائی؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ کا موقف اگر بات ایک حد تک ایکسیپٹیبل بھی ہے کہ جہاں پہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ جس تناسب میں لگتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں ریٹرن میں ملنا چاہیے. مجھے آصف صاحب سے بات کرنے تاکہ پاکستان پی ایس پی کا بھی ایک موقف آ سکے. آصف صاحب یہ بات تو نسیم صاحبہ کی غلط نہیں ہوگی نا کہ جس طریقے سے وہ فرما رہی ہیں کہ ایک بگاڑ ہے وہ ایک دن کا, 2 دن کا, چند مہینوں کا نہیں ہے, یہ سالوں کا بگاڑ ہے اور سالوں اس کو لگے بگڑنے میں, ایک دن میں یہ سارا نظام خراب نہیں ہوا. دیکھیے میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, لیکن میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آدھا سچ بول رہی ہے, پورا سچ یہ بولیں کہ یہ ذمہ دار کون ہے, یہ جو آلات کے ذمہ دار کون ہیں؟ 2013 سے لے کر 2022 تک مینڈیٹ آپ کے پاس ہے. آپ یہاں سے ایم این ایز بنے, آپ ڈاکٹر علی پہلی مرتبہ ایم این اے بنے, سمر علی خان یہیں سے ایم پی اے بنے, پھر 2015 میں آپ کا وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوا, آپ نے اس کو الیکٹ کیا, اس کے بعد 2018 میں آپ کا ایم این اے بنا, پھر جو ایم این اے بنا وہ پریزیڈنٹ بن گیا, جو یہاں سے ایم پی اے بنا وہ گورنر بن گیا, اس کے بعد آپ کے منسٹری آئی, فیڈرل منسٹری آئی. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ آلات خراب ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اس کے ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ جب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے, جب آپ کی طرف لوگ آواز لگا رہے تو آپ لوگ اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ انجوائے کر رہے تھے چائے سموسے کے ساتھ. سر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا, میں اپنی بات ختم کر دوں. دیکھیے میرا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں اس چیز کے, کیونکہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. لاسٹ ایئر مجھے آج بھی 2017 میں ڈاکٹر الوی صاحب نے کینٹونمنٹ بورڈ کے بعد پروٹیسٹ کیا, ان پر ایک ایف آئی آر سی بی سی نے لانچ کی. ڈاکٹر الوی صاحب نے جب پروٹیسٹ کے بعد جب نکلے, انہوں نے بولا کہ میں تو آپ کے ریزیڈنٹس کے لیے نکلا تھا, ڈی ایچ اے کے ریزیڈنٹس کے لیے نکلا تھا. جب پریزیڈنٹ ڈاکٹر علی صاحب یہاں سے ہوئے, پریزیڈنٹ منتخب ہوئے, تو لاسٹ جو پروٹیسٹ ہوا تو ان جو پروٹیسٹ تھے ان کے اوپر ایف آئی آر لانچ کی سی بی سی کی طرف سے. تو ڈاکٹر علی صاحب جو اپوزیشن میں تھے تو ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا تو ان کو رائٹس یاد آ گئے. جو وہ پریزیڈنٹ تھے ان کے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہوئی تو یہ خاموش بیٹھ رہے. یہ پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں, یہ تینوں افواج کے سپریم کمانڈر ہیں, یہ انٹرفیئر کیوں نہیں کرتے کہ ان کے جو ووٹرز ہیں, ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کا نقصان ہوا ہے, وہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے, یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کیا ساری زندگی بیٹھے رہیں گے؟ آصف صاحب کا پوائنٹ آ گیا. شگفتہ جی ایک چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. آصف صاحب کی بات کا میں ایک جواب دے دوں. ہاں پلیز آپ جواب دیں. بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پہلے جو پی ٹی آئی سے جو لوگ وہاں پہ الیکٹڈ ہمارے کونسلر تھے, وہ سب کو پتا ہے کہ 2 سال کے بعد وہ ہم سے الگ ہو گئے. دیکھیے میں میرے سوال آصف صاحب ان کا جواب آنے دیں. ایک پہلے میری بات, آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم جی 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 جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ اگر ہماری نامینیشن اگر صدر لیول پہ ہو گئی یا گورنر لیول پہ ہو گئی ہے تو سیٹیں خالی ہوں گی. ہمارا تو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی پانی کا مسئلہ ہے وہ آپ کو پتا ہے ڈی ایچ اے کا تو وہ سٹی گورنمنٹ کا ہے, وہ تو پانی کا مسئلہ تو یہاں کا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو مین مسئلہ ساری فائٹ ہی پانی کے اوپر ہے کہ پانی دے پانی دے پانی دے. اب یہ جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ شروع ہوئے یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ وفات سے شروع ہو رہے ہیں, یہاں سے شروع نہیں ہو رہے. اب ہم کس کو روئیں؟ اگر ہم یہاں کی بات کرتے ہیں سی بی سی کی تو لوگ کہتے ہیں کہ سی بی سی کے آپ کے نمائندے پہلے بیٹھے ہوئے تھے, یہ بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ 3 سال سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں آ رہے. بھائی آپ ان حکومتوں کا تو جواب دیں جو سالوں سال سے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ان کا تو جواب دیں. 2008 سے بیٹھے ہوئے, آپ ہم پہ فوراً تنقید کر دیتے ہیں کہ صدر صاحب پہ بات کر دیتے ہیں, ان پہ بات کر دیتے ہیں. ان کے تو 10 پروجیکٹ ابھی بھی
आपके लिए काम अच्छा, करे। अच्छा आपने कहाँ शगुफ्ता जी, cooperate किया? अच्छा शगुफ्ता जी, आपने कहाँ कॉपरेट किया उनके साथ? बिल्कुल ठीक, आपने आप खाली तनकीद की, खाली तनकीद की। आपका पॉइंट आ गया शगुफ्ता जी। एक छोटे सा एक सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से हम कहीं ना कहीं इस बात को जोड़ा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पढ़ी लिखी एलीट है, खासतौर पर पढ़ा लिखा तबका है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खान साहब को शायद ज्यादा पसंद करता है और एक मेजर वोट बैंक भी है, इस बात में तो कोई शक नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन जहां पे डिलीवरेंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका डेंट तो आता है, परफॉर्मेंस ना हो तो कहीं ना कहीं ये पढ़ी लिखी आवाम रिएक्ट तो करती है। अच्छा ये देखिए, एक मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, मैं आपको एक चीज आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, ऐसी चीजें करके जो हमारे पाकिस्तान के लिए आगे चल के ज्यादा नुकसानदेह। वो सही है कि मैं स्लो स्टेप बाय स्टेप चीजों को सही करती हुई ऊपर चली जाऊं? ये मुझे बता दीजिए आप। नॉर्मली लोग क्या करते थे, अपनी हुकूमतों को रखने के लिए, अपने काम करने के लिए वो थोड़ा सा गरीब लोगों को खुश कर देते थे, कहीं से भी करते थे, वो हमारे पूरे उसके लॉस हो जाए किसी चीजों का। हमारी आप पूरी दुनिया में हमारी जो रेपुटेशन थी आपको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के आने के बाद मैं खुद ट्रैवल करती हूँ पूरी दुनिया में, जमीन आसमान का फर्क आ गया। 10 चीजें अगर आपकी उसमें अगर एक चीज खराब हुई है, नॉर्मली लोग पानी महंगाई इसकी बात करते हैं, तो जो 10 चीजें अच्छी हैं उनको भी तो अप्रिशिएट करें आप। कि हमारा ग्राफ कहाँ चला गया? जो एक इज्जत और रिस्पेक्ट का ग्राफ है वो पीटीआई की वजह से कहाँ चला गया? हमें इतनी इज्जत कहाँ मिली थी जब हमें मिलती? ग्रीन पासपोर्ट को एक बेड पासपोर्ट समझा जाता था। अब अल्लाह का करम है, खान साहब के आने के बाद हमारी रेपो हमारा बहुत बहुत इम्प्रूव की है। और इंशाअल्लाह अगर हमें टाइम मिला या हमारे यहाँ पे काउंसलर हमारे हुए तो हम आपको बताएंगे कि काम कैसे होता है। काम ये नहीं होता कि आप थोड़े से एक माफिया बना लें, उनके साथ अटैच हो जाए। उनके काम फेवरलिज्म इतना हुआ है, इनके दौर में कितना फेवरलिज्म हुआ मैं आपको अभी प्रूव कर सकती हूँ। हमारा SV4 का इलाका देखिए, मैं SV5 में रहती हूँ, मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ कि फेवरलिज्म होता है। एक दफा गंदी सियासत होती है, उसके बाद वहीं पे सुलह सफाइयां हो जाती हैं, आपस में सब कॉम्प्रोमाइज करके वहीं के वहीं आ जाते। ठीक हो गया। तो हमारा ये तरीका नहीं है, हम बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बात। ठीक है, आपका मौकफ आ गया कि आप स्लो एंड स्टेडी है, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चीजों को दुरुस्त करना चाहती हैं। आपका मौकफ आ गया, बिल्कुल करना चाहते हो, इंशाल्लाह होगी। बिल्कुल। मुझे एक छोटा सा यकीन है कि होगी। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है शगुफ्ता जी और आसिफ साहब, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद जरा मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा और जरा जानेंगे कि अक्सर कैंडिडेट्स जो इलेक्ट होकर आते हैं उनका कहीं ना कहीं ये होता है मामला कि वो ये ब्लेम करते हैं कि शायद मशीनरी जो मौजूद है वो उस तरीके से उनको परफॉर्म नहीं करने देती, जबकि इलेक्शंस के बाद जो गुज़श्ता 3-4 महीने के दौरान जो सीबीसी में काम हो वो रिकॉर्ड मुद्दत के हो रहे हैं, रिकॉर्ड काम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे इस वक्त जो मामलात हैं कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से, आम आवाम के जरा मामलात के ऊपर बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है आम आवाम के इंतखाबात हो रहे हैं और आम आवाम के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जरा आसिफ खान साहब से जरा जानेंगे कि आम तौर पे जिस तरीके से सवाल ब्रेक के पहले छोड़ के गया था कि इलेक्टेड नुमाइंदे इलेक्ट होके आ भी जाते हैं तो शायद काम करने के लिए वो मशीनरी उनके पास मौजूद नहीं होती। ये किसी भी पार्टी से हो ये चैलेंज तो रहता ही है। आसिफ साहब, ये चैलेंज कितना बड़ा होगा और किस तरीके से आपको लगता है कि इस चैलेंज को पूरा कर सकेंगे आप लोग? देखिए जनाब मुनीफ साहब, आपकी बात को मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी जो हमारी जो कैंडिडेट साहब है उनका जवाब देता हूँ। देखिए मैं आपको डाइवर्जन नहीं करूँगा, आप बात को डाइवर्ट नहीं कर सकती। आप इमरान खान का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, पीटीआई का चूरन बेचना छोड़ दें, क्योंकि उसके रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है वो सब देख रहे हैं। आप मुझसे बात करें, सीबीसी की बात करें, यहाँ की बात करें कि आपने यहाँ पर ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है कि डीएचए के लोग या कि रेजिडेंट्स आपको वोट दें? मेरा पहला सवाल आपसे। सर वो वोट देंगे, वो उसके ऊपर छोड़ दें, आवाम के ऊपर छोड़ दें। मैं सिर्फ मेरा सवाल ये है कि इस वक्त मशीनरी का सबसे बड़ा मसला है। अगर कोई भी आपकी जमात आती है इलेक्ट होके तो वो किस तरीके से इस मशीनरी की मौजूदगी में काम कर सकती है? क्योंकि जब हम पार्टीज की बात करें तो वहां पे तो एक रिफ्ट नजर आती है। कोई पार्टी
पार्टी का नुमाइंदा हारने के बाद उस हार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई पार्टी दूसरी पार्टी के साथ ये शाना बशाना खड़ी होते हुए नजर नहीं आएगी कि यहां पे मामलात खराब है। तो इस चीज को कैसे काउंटर करेंगे? साहब मैं इसका जवाब लाजमी दूंगा। सिर्फ मुझे आप 1 मिनट दे दें, अपनी बात को खत्म कर दूं। मुझे 1 मिनट दे दें सिर्फ जनाब। जहां तक बात है, मैं क्योंकि इसलिए इस बात को जोर दे रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता लगे कि ये जो पास्ट की जो पावर रह चुकी है, जो सीबीसी का कंट्रोल जिनके पास था, ये आज जिनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिनके खिलाफ ये बात कर रहे हैं, उन्हीं को इन्होंने इलेक्ट करके भेजो और चोर दरवाजे का रास्ता भी इन्होंने दिखाया। 2015 में जब इनको मैंडेट मिला तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीपल्स पार्टी से कोalition पार्टनर बने 2015 के अंदर और इन्होंने से इत्तेहाद करके वाइस प्रेसिडेंट अजीज सरदी साहब को मुंतखब कराया। और इन्होंने जो जिस पॉइंट पे इनका इत्तेहाद हो तो ये था कि 2 साल हम प्रेसिडेंट आप रहे हैं पीटीआई, 2 साल पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट रहेगी। तो वो ये कि उन्होंने क्या कर दिया कि पीपल्स पार्टी को उनकी तरफ चले गए। मैं इनसे ये पूछता हूं कि क्या पीटीआई के पास कुछ विजन है सीबीसी डीएचए के लिए? आप मुझसे पूछते हैं कि आपके एरिया के अंदर हम ऐसा क्या हम बहुत बड़ा कारनामा कर देंगे? आपने कुछ नहीं किया। आपको बच्चे याद आने चाहिए जो आप ही की लापरवाही की वजह से जो शहीद हुए, जिनको करंट लगा, आपको लोग याद आने चाहिए, उनके साथ आपको खड़ा होना चाहिए था। जो बुखारी के अंदर, शहबाज के अंदर, बदर कमर्शियल के अंदर जो लोग वहां पर उनके कारोबार का नुकसान हुआ, आप उनकी बात करनी चाहिए। आप मुझसे पीटीआई के विजन पे बात ना करें। जहां तक आपका सवाल है, आपका सवाल है, उसको आपका सवाल यह है कि आपका सवाल यह है कि क्या जो मशीनरी है, इस मशीनरी के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम कर सकती है? क्योंकि उनके पास वो काम नहीं कर सकते। मेरा यह सवाल यह है कि आपको याद होना चाहिए कि 2019 के अंदर मेयर कराची ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि मुस्तफा कमाल जो है 3 महीने के लिए उनको गार्बेज जो हमारे जो उसके हैं उनके डायरेक्टर लगा दें। तो हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। हमने ये कहा कि हम 3 महीने के अंदर इसी इख्तियारात के साथ हम कराची साफ करेंगे। हमारा ये पॉइंट ये है कि हम इस मशीनरी के साथ भी कर सकते हैं, इसी पावर के साथ हम कराची साफ भी कर सकते हैं। हमारा विजन बड़ा क्लियर है क्योंकि हमारा जो लीडर है उसका कैरेक्टर, उसका किरदार पूरे पाकिस्तान के सामने, उन्होंने पाकिस्तान को इज्जत दी, उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया कि अपने टेन्योर के अंदर 300 अरब रुपए कराची में लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, और कराची को उन्होंने बनाया। आज जो लोग लाहौर की मिसालें दे रहे हैं, जो लोग दूसरे मुल्कों की मिसालें दे रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि यही कराची है। पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से लोग उसको देखने आते थे कि कराची किस तरह बन रहा है। आसिफ साहब, मुझे ये आपका पॉइंट तो आ गया, लेकिन एक बात तो शफीता जी एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से नसरीन साहिबा एक बात की तरफ निशानदेही कर रही हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान किया जाए, और हमने जब देखा कि कचरा उठाया गया तो कचरा वापस, आज कराची की किसी सड़क का हाल वैसा नहीं है, कोई सड़क साफ सुथरी नहीं है। आज वही कचरा वापस से कराची की सड़कों पे। उसकी बात तो ये कि मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जिनको आपने इलेक्ट करके, जिनको आपने पावर दी, वो करप्ट लोग हैं। वो क्यों करप्ट हैं? वो इसलिए करप्ट है कि यहां पर इस शहर के अंदर कचरा कुंडी तक बिकी हुई है। 5000 रुपए की कचरा कुंडी बिकती है। उनको एक काउंसलर्स को, एक नाजिम, उसको पैसे जाते हैं क्योंकि उनको जो डीजल का पैसा आता है, जो मशीनरी में इस्तेमाल होगा, वो जेब में जाता है। जो इंप्लॉयज इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं, जो इन्होंने लेबल लगाई हुई है, जो कचरा गार्बेज साफ करेगी, उनके पैसे इनके जेब में जाते हैं। मसला कैरेक्टर का है। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब कैरेक्टर लोग, अच्छे कैरेक्टर के लोग आएंगे तो ये शहर भी बनेगा, ये मुल्क भी बनेगा। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब का पीटीआई का चूरन बेचती है। मैं ये कहता हूं कि आप अपना विजन बताएं कि आप कराची के लिए आपको क्या विजन है, आपके डीएचए के लिए क्या विजन। आपके पास कोई लॉजिक इसलिए नहीं है कि आपने 10 सालों के अंदर ना डीएचए में कोई ऐसा काम किया, ना आपने कराची के अंदर ऐसा काम किया। आपकी तरफ देखें, आपको 14 मिनट्स की सीट मिले, आपको कराची के अंदर मिनिस्ट्रीज में नहीं, आपका गवर्नर प्रेसिडेंट यहां से मुंतखब हुआ। मैं समझता हूं क्या अपनी लापरवाही, अगर नसीम साहिबा का जरा साउंड बढ़ा दें। को कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने क्या कर दिया? आपकी पार्टी तो खत्म नहीं हो गई ना, आप इंडिविजुअली काम करते हैं। शगुफ्ता जी प्लीज, मैं दोनों एमपीए ने की है अपने खर्चे आपके नसरीन साहब, आपके मैंने एमपीए आप लोग भी काम करते रहे, उठवाते रहे, सफाई करवाते रहे। मेरे पास अगर रिसोर्सेज, देखिए आप कौन से काम आपने कुछ किए नहीं है। जितने मेरे रिसोर्सेज पर्सनल होंगे मैं वही काम शुरू कर दूं। आप करें। मैं यही तो चाहता हूं कि अगर आपके रिसोर्सेज है तो आप करें, बिल्कुल आप करें। आप एज अ पाकिस्तानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये सवाल है जो टैक्स, आसिफ साहब प्लीज क्रॉस टॉक मी। आसिफ साहब नो, हो जाएगी कराची की।
अच्छा शगुफ्ता जी, मेरा छोटा सा मासूम सा सवाल सुन लें। सिर्फ छोटी सी बात यह है कि अगर मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूं कि गुज़श्ता 2 से 3 साल के अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सीबीसी के हवाले से कैंटोन बोर्ड्स की बात करें तो कौन से जो कुछ बड़े काम किए हैं और आने वाले अरसे में कोई खास प्लानिंग आपकी है, कुछ चंद खास अगर पॉइंट्स हो, जैसे पानी का एक बड़ा मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा मसला है, एक और सबसे बड़ा मसला है ये डिसैलिनेशन प्लांट्स लगने की बात की जा रही थी, तो उसके ऊपर कोई वर्किंग होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल हो रही है। हमने हब में अब साफाई उस पे कर रहे हैं वर्किंग, और वहीं से हम लगवा के हब से ऊपर हम लाइन में पानी करवा के इसका मसला हल होंगे। रात ही उन्होंने मीटिंग में बताया कि ये तकरीबन इंशाल्लाह हमारा ये प्लान कमी गया। मैं एक बात है आपको एक बात और क्लियर करूं। देखो प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी पार्टी कोई भी आती है कि हमारा इतने काउंसलर हो गए हम काम करेंगे। मेरा जो सवाल है वो सुनिए, पहले अच्छे शहरी बन जाइए, पहले अच्छे इंसान बन जाइए। आपकी पार्टियों की बहुत फंडिंग होती है। हमारे आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने इतने कॉलोनियों में काम करवाया, मैं आपको 10 वीडियो भी भेजती हूँ प्रोग्राम के बाद। 10 काम उन्होंने अपने फंड से करवाए। अभी इलेक्शन का सब काम वो अपने पास से कर रहे हैं। देखिए मेरे कहने का मकसद ये है, अगर मुझे वोट मिलता है मैं जब भी काम करूंगी, मैं काउंसलर बनती हूँ, मैं जब मैं 22 साल से काम कर रही हूँ। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हर किसी के पास जो पार्टी में बंदा आता है उनके पास इतने रिसोर्सेज जरूर होते हैं। एक ट्रॉली खरीद ले, अपने एक इलाका साफ करवा दे, दूसरा बंदा 4 अपने जो सहबैशियत लोग मिलके 4 एक और ट्रैक्टर खरीद दे और साफ करवा दे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम सीट है। आप मेरी बात को समझे, यहाँ पे प्रॉब्लम इलेक्टेड होके आना तो हम काम करेंगे, हमें सीट मिलेगी तो हम काम करेंगे, हमारा नॉमिनेशन होगी जब हम काम करेंगे। इससे निकल आए। अच्छा शगुफ्ता जी, एक छोटा सा आपका पॉइंट तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से आप खुद इस बात की निशानदेही कर रही है ना कि हमारे यहाँ जो मेजर्स लिए जाते हैं वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म होते हैं या वो होते हैं जो आवाम को दिखाया जा सके, दिखावा किया जा सके, आवाम को बताया जा सके। मैं आप तमाम लोगों से अगर इस बात को पूछूं कि एक लॉन्गर टर्म में, क्योंकि डीएचए टैक्सेस और रेवेन्यूज की मद में एक भारी रकम अदा करता है, वहां के रेसिडेंट्स भारी रकम अदा करते हैं और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट पूरे कराची में आता है और दीगर इलाकों में भी आता है, क्योंकि वहां से मिसाल ली जाती है। तो क्या हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई काम किया जा रहा है? ये गलियों की, ये छोटी सड़कों की सफाई से, इनकी मरम्मत से तो काम नहीं चल सकेगा। हाँ, ये नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये कि सारे टैक्सी के सोचना पड़ेगा, ये डीएचए की बात नहीं है, सारे इलाकों से हमारे नुमाइंदे होते हैं। देखिए मैं आपको एक अपनी बहुत छोटी सी मिसाल बताती हूँ। मैंने 22 साल एक कचरा कुंडी को एक मॉडल स्कूल बनाया। एक कचरा कुंडी स्कूल था जिसको मैंने मॉडल स्कूल की शक्ल दी थी। ना मेरे पास फंड थे, ना मेरे पास सैनी थी। मैं खुद खड़ी हो जाती थी, बाथरूम जाकर खुद साफ कराती थी। टीचर मेरे साथ आ जाते थे, मैं डोर पर जाके खड़ी होती, टीचर मेरे साथ आ जाते थे। पहले हमारे जो नुमाइंदे जो इतनी बातें करते हैं, जरा वो सामने निकले काम करने के लिए। खाली ये नहीं करे कि हमें यहाँ पे एमपी बना दिया जाए, हमें यहाँ पे ये कर दिया जाए। खुद फील्ड में उतरना पड़ता है जब काम होते हैं, वरना काम नहीं होते हैं। ये बात याद रखिएगा। हमारे जितने नामी गिरामी दुनिया में जितने लोग गुजरे, आप सबसे ज्यादा आप देखिए हमारे 10 कंट्री की मैं आपको मिसाल देती हूँ। एक वर्कर और एक बेंच पे बैठ के बंदा अपनी नुमाइंदगी कर रहा होता है। हमारे यहाँ तो प्रोटोकॉल में ही शान की जाती है उतरते हुए। हम इससे काम करना चाहते हैं। मेरा नजरिया ये है कि जहाँ पे आप खड़े हैं वेलफेयर काउंसलर वहीं पे है। ठीक, जहाँ पे आप खड़े हो एवरीवन इज अ काउंसलर। अपने इलाके का, अपने घर का, अपने उसका जहाँ पे खड़ा है काम शुरू कर दे। बाकी वो जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो खुदा देगा अगर आपके लिए सही। ठीक है, वो तो रिजल्ट और जो मामला है वो तो आवाम की सुपर्द होंगे। लेकिन आसिफ साहब, अगर मैं आपसे छोटा सा पूछूं, अब जैसे पीएसपी के लिए ये अगर कैंटोन बोर्ड्स में आना और इसमें इंतखाबात लड़ना, और अगर आप लोग की परफॉर्मेंस देखते हो, अगर आवाम आपको वोट देती है और जीत जाते हैं, तो ये रिलेटिवली नया होगा। आपने कुछ मार्किंग की है कि कैंटोन बोर्ड्स में जो लूप होल्स हैं वो क्या है और कहां पे काम करने की जरूरत, पहले प्रायोरिटाइज किया हुआ कुछ चीजों को? देखिए मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं कि जहाँ तक बात है हमारी इस बहन का, ये बिल्कुल सही कह रही है कि इंडिविजुअल तौर पर आपको एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको काम ऐसे मुझे याद है मुस्तफा कमाल साहब ने आए, हम कराची की तहरीक चलाई, आपको ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि ये बात
इंडिविजुअली तौर पर किसी एक इंसान की बात नहीं है, ये माशरे की बात आप कर रही है। हमारा माशरा इस तरह होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस डिबेट पर हम बैठे हुए जो हम टैक्स जमा कराते हैं, जो हम फीस देते हैं सीबीसी को, डीएचए को, केएमसी को, किसी भी डिपार्टमेंट को, उसके रिटर्न में हमें क्या सर्विसेज मिल रही है। हमारा पॉइंट ये है। मैं इस बात को बार बार इसलिए पब्लिक के सामने रखना चाहता हूं कि समझने की जरूरत है कि हम जो पैसे देते हैं ज़कात के लिए नहीं देते, हम समझते हैं कि ये हमारे सर्विसेज मिलने चाहिए। मेरा सवाल ये है, सवाल हुआ है, आप अगर इलेक्ट होके आते हैं, ये सवाल अवाम आपसे, मैं इलेक्ट होकर आया तो ये मैं मेक श्योर करूंगा कि जो मेरे वोटर्स हैं, जिस एरिया से मुंतखब हुआ हूं, सर उन वोटर्स के मसाइल के निशान जो टैक्स देते हैं, जी बिल्कुल। देखिए आप मेरी बात सुने, आपका यहां पर तो बहुत बुरा हाल है। आप अगर जाएं बदर कमर्शियल के अंदर, आप तौहीद कमर्शियल में जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि कराची का सबसे पोश एरिया है, ये कराची का सबसे कमर्शियल एरिया है, वहां पर गार्बेज पड़ा हुआ है, वहां पर जो है गटर के ढकने नहीं है, वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहां पर जो स्ट्रीट क्राइम है वो इतना है कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो हैरान परेशान इस बात पे हूं कि सबसे यहां पर पोश एरिया, जो पाकिस्तान को कराची से पोश एरिया, वहां यहां के रहने वाले लोग किसकी तरफ देखें। पीटीआई एक होप थी आप पाकिस्तानियों के लिए, कराची के लिए, आपने क्या कर दिया? सर पीएसपी के लिए होप नहीं थी ना सर, पीटीआई की नाकामी की वजह से पीएसपी की तरफ लोग अब देख रहे हैं। और आप ये देखेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड्स का इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह सीबीसी हो जाए, कराची कैंटोनमेंट हो जाए या मलिक, देखिए मैं अपनी बात खत्म कर दूं। मैं कहता हूं कि कैंटोनमेंट बोर्ड हो जाए, कराची कैंटोनमेंट, मलिक कैंटोनमेंट या मनोरा कैंटोनमेंट, आप ये देखेंगे कराची के लोगों ने फैसला कर दिया है। ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इनके पास कोई कराची के लिए विजन नहीं है, इनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, ये इलेक्ट हो चुके हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा एक पॉइंट है, देखिए हमने कराची बनाया था और हम इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बनाएंगे। ये जो लोग हैं जो आज मुंतखब हुए हैं, जो पावर में है, इनको भी हम जाके या उन जगह पहुंचाएंगे जहां पर ये डिजर्व करते हैं। जहां तक बात है, हम इलेक्ट होकर इंशाल्लाह हम इलेक्ट भी होंगे, हम कराची को भी बदलेंगे, हम पाकिस्तान को भी बदलेंगे। और ये जो पीटीआई का चुनाव है, ये जो चुनाव है, लोग उस टाइम आपसे 2018 से पहले लोग ये चुनाव आपका बिक गया। अब लोग आपसे पूछते हैं कि 3 साल में आपने ऐसा क्या कर दिया यहाँ के रहने वालों के लिए जो आपको लोग दोबारा जवाब देने। शगुफ्ता जी आप इसका प्लीज फाइनल कमेंट कर दें जरा। देखिए जी, बातें बड़ी बड़ी करना बहुत आसान होता है, किसी भी बैठ के तनकीद करना बहुत आसान होता है। पहले तो ये क्रेप जो अंदर लोग बैठे हुए ना सीबीसी के अंदर, उनको खत्म करें। आपने तो लिख करके भेजे हैं, इसको खत्म करें। अजीज साहब को आपने तो भेजा है, सुनिए, असलम खालिद को आपने भेजा है, जमील साहब को आप पूछ आ जाए। ये 2-1.5 साल से सीबीसी ने बिल्कुल काम किया है, नजर भी आता है। अच्छा, सीबीसी ने काम भी किया और सीबीसी ने भी काम किया, क्यों नहीं हुआ? 1.5 साल से पहले क्यों नहीं हुआ? आया इसलिए हमारा कोई खुदा ना करे कोई नागहानी आफत अगर आएगी जब भी हम काम करेंगे। अगर हमारी इतनी बारिशें ना होती, भाई बारिशें इस दफा इतनी हो गई, भाई बारिशें तो कभी, अगर बारिशें नहीं थी तो पहले क्या टैक्स नहीं था? मेरा एक सवाल है सबसे, कि भी पहले आया, काम क्यों नहीं हुआ? जो 2008 से लोग बैठे हुए थे, अच्छा उन्होंने शगुफ्ता जी आपका पॉइंट ये ठीक आ गया कि ठीक है, आप खुद मानती हैं कि सीबीसी में इस वक्त करप्ट अनासिर मौजूद है, लेकिन भी है, बिल्कुल हम मानते हैं। देखिए बात सुनिए, हमने जहां पे सही काम था, हमारे उस पे पीटीआई के हमारे एमपीए, हमारे सारे लोग उससे इन्वॉल्व हो गए। और जहां पे तारीफ की बात होगी, हम उस तरह के लोग नहीं है कि जो काम हो रहा है हम बैठ के तनकीद करेंगे। इस दफा काम हुआ है, मेरी बात यह है कि इस दफा क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? इतने सालों में यार कतरा कतरा दरिया बन जाता है। अगर थोड़ा थोड़ा काम होता तो हमें इतनी जानों का नुकसान ना होता, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट से या पानी जमा होने से ये हादसा नहीं होते। अच्छा शगुफ्ता जी आपका ये वाला पॉइंट आ गया, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज के ऊपर निशानदेही करूंगा। शायद आप दोनों हजरात शायद उस चीज के ऊपर नहीं आ पा रहे। इस वक्त जो डीएचए के या सीबीसी के जो मसाइल हैं, ये बड़े बड़े पेचीदा हैं, क्योंकि इसमें जो आबादी बसती है, इसमें कच्ची आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें 13 कच्ची आबादियां आती हैं और 8 डीएचए के फेसेस आते हैं। यानी कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे तालीम से लेके, सेहत से लेके दीगर शोबों के ऊपर काम होने की जरूरत है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाना होगा। ये काम तो मिलजुल के हो सकता है, ये काम तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो सकता है। मुनीर साहब बिल्कुल प्लानिंग के साथ होगा, ऐसे तो जाहिर है कोई भी काम नहीं होता ना, प्लानिंग के बगैर कैसे कोई काम हो सकता है?
देखो जब बंदा पावर में होता है या अंदर इंटर होता है तो उसमें और ज्यादा कैपेसिटी काम की बढ़ जाती है। उसमें आप जानते हैं कि ये छोटी से बड़ी बात जो है, मुझे कहाँ अप्रोच करना है, कहाँ काम करना है, क्या करना है, उसको पता होता है। लेकिन यहाँ पे अब मैं तो एक बात जानती हूँ कि बजाय हम लोगों ने 1.5-2 साल से हमारे एमपी की वीडियो देखे, हमारे एमएनए की देखे, हमने बिल्कुल डीएचए और उनको अप्रिशिएट किया जहाँ उनके काम अच्छे में हमने कभी काम करना है। बट इसको मुसलसल रहना चाहिए, ये नहीं कि अभी ये काम हुआ, अभी जो राइट नाउ हमारे सीईओ हैं उन्होंने बड़ा इस पे रोल प्ले किया। जब बारिशें हुई थी तो उनको आए हुए 2 महीने हुए थे, मैंने उनको बिल्कुल टोटली मीडिया पे बोला था कि उनका भी कसूर नहीं है, वो बंदा अभी आया, उसने 2 महीने संभाला, हमने उनको नहीं तनकीद की, जबरदस्त काम किया, हम उनको उनके साथ खड़े रहे। आपका पॉइंट आ गया, और यही पॉइंट है कि अगर तमाम जमातें अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा करें तो ये मसाइल इतने बड़े नहीं कि हल नहीं किए जा सकते, और मिलके इन मसाइल को बेहतर हल किया जा सकता है और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर हम एक बेहतर हिकमत अमली बना सकते हैं। फाइनल एक मेरा सवाल है भाई, अगर हम सब पाकिस्तान को इतना प्यार करते हैं, सब लोग अगर हम पाकिस्तान के लिए इस तरह जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो आया हम अपने बुरे जो हमारे वो हैं, हरीफ हैं, उनको क्यों नहीं हम बर्दाश्त करते, उनकी बात क्यों नहीं सुनते? जब पाकिस्तान की फलाह की बात आ जाए तो आ जाओ यार, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ सब। बिल्कुल सही, ठीक है। आपका सवाल, मैं आ जाऊंगी। आपका बहुत अच्छा पॉइंट भी आ गया। जिससे भी आसिफ साहब, ये बात मेरे ख्याल से अहम है कि ठीक है, जो हो चुका उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि अगर हम आगे चल के अगर हमने काम करना है, हमने इन शहरों को बेहतर बनाना, इन इलाकों को बेहतर बनाना है, तो यकीनी तौर पे मुश्तरका तौर पे काम करना होगा और हिकमत अमली के साथ करना होगा। कोई एक जमात, कोई एक फर्द वाहिद इसके ऊपर जिम्मेदारी लेगी तो यकीनी तौर पे वो उस तरीके से परफॉर्म तो नहीं कर सकेगी। मुझे से फाइनल कमेंट दे दे ताकि हम प्रोग्राम क्लोज कर सकें। मैं फाइनल कमेंट ये दे रहा हूं मुनीर साहब, हमारी ये जो बैन है, हमारी ये एक शगुफ्ता जी, मुझे सिर्फ आसिफ साहब का जवाब लेने, मैं आपकी तरफ आता हूं। हमारी ये जो बैन है, ये इन्होंने जो मशवरा दिया है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को दे कि सबको लेके साथ चलें। जहां तक आपकी बात है कि वे फॉरवर्ड क्या है, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। देखिए जनाब, इनकॉम्पिटेंट लोग, करप्ट लोग, वो लोग जिनके पास कराची या किसी भी डिपार्टमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनको चाहिए कि वो कचरे के डस्टबिन में जाएं। वो डिजर्व नहीं करते। यहाँ पर जो पब्लिक जिनको इलेक्ट करके बेचती है, वो पावर पब्लिक के जो लोग हैं वही उसको चलाएं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने जो बात की कि किस तरह हम काम कर सकते हैं इन एरियो के अंदर। देखिए जनाब, इस तरह काम कर सकते हैं कि जो लोग इलेक्ट हो वो अपने लोगों को सर्विसेज दें, वो अपने लोगों के लिए काम करें। तीसरी एक चीज मैं ये कहता हूं कि देखिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ, इस निजाम के साथ हम नहीं चल सकते। हमें फैसला करना होगा कि हमें आगे चलना किस तरह है, निजाम बेहतर बनाना होगा। शगुफ्ता जी, आप फाइनल कमेंट दे दें। ये निजाम इस तरीके से चलेगा, इसको बेहतर करने की जरूरत है? नहीं, बहुत जरूरत है भाई, बहुत। ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पे कोई किसी की बात ही नहीं बर्दाश्त करता। उसको अच्छी बात कर दो तो भी उससे नेगेटिविटी की बात करते हैं, उनको नेगेटिविटी की बात करो तो उसमें भी वो और ही बढ़ावा दे देते हैं। बिल्कुल। ये कराची एक ऐसा वाहिद सिटी है, जब तक सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे होके काम नहीं करेंगी, ये काम नहीं होगा। देखिए सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि जब आप पावर में होंगे, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, पूछा जाएगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और मेरे ख्याल से यकीनी तौर पे व्यूअर्स इस बात का बेहतर जज कर सकते हैं कि इस वक्त जो कंट्रोल बोर्ड्स के इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, दीगर पार्टियों की बात करें, तो माजी में इनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं। इस वक्त कंट्रोल बोर्ड की सूरत हाल का जायजा लें तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा खला नजर आता है। खास तौर पे जो सिविक सर्विसेज हैं, यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उनके हवाले से देखें तो मामलात खराब नजर आते हैं। दीगर इश्यूज के ऊपर बात करें तो हर जगह बहुत बड़े पैमाने पे खराबी नजर आती है। डीएचए एक वक्त का जो पॉश इलाका जहां कहा जाता था, जहां पे पाकिस्तान की एक फाइन एलीट रहा करती थी, वहां पे आज जगह जगह कमर्शियल यूनिट्स बन चुके हैं और इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन चुके हैं, और वो तमाम तर जो जगहें, वो तमाम तर जो सरगर्मियां हो रही हैं, वो मेन रेसिडेंशियल इलाकों में हो रही हैं। आज डीएचए की और कंट्रोल बोर्ड्स की बात करें तो यहां पे एक बड़ा गैप है और ये गैप अवाम और हुक्मरानों के दरमियान है। अगर इस वक्त इन इलेक्शंस में अवाम अपना बेहतर रहनुमा नहीं इलेक्ट करती और उससे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं लेती, तो यकीनी तौर पे ये कंट्रोल बोर्ड्स के इंतखाबात का नतीजा
तमाम तर शहरियों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि शहरी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना सिर्फ इन इलाकों में कारोबार की गर्ज से आता है बल्कि रोजमर्रा के रूट का वो एक हिस्सा होते हैं। यकीनी तौर पे आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं कि आम आवाम तक पहुंचा होगा, आम आवाम तक दोनों बड़ी पार्टीज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पहुंचा होगा। अनफॉर्चुनेटली अजीज सोहरवर्दी साहब को हमने लाइन अप किया, वो ना आ सके, उनसे कुछ सवालात भी पूछने थे, वो सवालात भी ना हो सके और यकीनी तौर पे उस हवाले से एक तशनगी जरूर रहेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।